एंजाइम्स होते हैं ना, बोलता है मेरे को स्पेसिफिक पीएच चाहिए, स्पेसिफिक टेंपरेचर चाहिए, ऐसे नहीं हम कभी भी काम कर देंगे। नहीं, वी रिक्वायर्ड प्रॉपर कंडीशन, देन वी कैन। पानी तो भर देते हैं पर इसमें डिकंपोजर बना देंगे क्या? नहीं, इसका जो बेस्ट मटेरियल होगा, जो फिश लोग प्रोड्यूस करेगा, उसका बेस्ट मटेरियल को कौन डिकंपोज करेगा? इसीलिए तो वाटर को एक्सचेंज करना जरूरी होता है। समझना, अभी हम तुमको 10 घंटा पढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? कुछ होगा क्या? नहीं। तुम्हारे पास ईयर कांस्टेंट है, 365 दिन है, 24 घंटा है, उतना ही सेकंड है, उतना ही घंटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 20 घंटा भी पढ़ा दे। फर्क जब कुछ ऐसा बता दे जिससे तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छे से चले जाए, और अगर तुम कम भी पढ़े हो तो हो जाए। तुम्हारे पास बहुत सब्जेक्ट है ना, 7 सब्जेक्ट है, तुमको दिन भर क्या है, बायोलॉजी है, साइंस से तो नहीं पढ़ना है, एसएसटी नहीं पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है, राइटिंग सेक्शन को मजबूत करना है। तो ये तुमको समझना होगा कि तुमको 10-12 घंटा पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। तुमको खुद से सेल्फ स्टडी करना होगा, तुम्हारा दिमाग में कितना अट रहा है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वहाँ पे जाएगा, तुम्हारा कॉपी नहीं जाएगा ना, तुम जाओगे, तुम्हारा दिमाग जाएगा, तुम्हारा पेन जाएगा, ठीक है। और तुमको लिखना तो तुम्ही को पड़ेगा, कोई तुम्हारे साथ टीचर नहीं जाएंगे वहाँ, ये बात समझ लो। सो हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मैंने बोला था कि मैं जल्दी आऊँगा वो सारे क्वेश्चन को लेके जो सीबीएसई के पेपर में आपका आएगा, और ये जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सारा क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा। सीबीएसई के एग्जाम में क्यों आएगा ये इसी से, क्योंकि एक एनालिसिस होता है। जब आप एनालिसिस करते हो कि क्या पैटर्न है 10 साल का, तो आपको एग्जैक्ट पता चल रहा होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, पर आपको एक सही गाइडलाइन का जरूरत होता है, जो हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद आपका बहुत सारा क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। ये 2-3 सेशन में लगभग लगेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हम लोग क्यों, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं आपका ज़्यादा समय लेता हूँ तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का क्वेश्चन लिए हैं, तो जितने भी 10 साल में क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी के, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह के सेशन में कर रहे होंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज फॉरेस्ट कंसीडर्ड अ नेचुरल इकोसिस्टम। सर, सबसे पहले आप हमको एक बार बताओ, हमारे पास क्या है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है हमारे पास, ये फॉरेस्ट है। सर, इसको हम नेचुरल इकोसिस्टम क्यों बोल रहे हैं, आप हमको एक बार बताओ। हमको पता है कि हमारे पास मैनमेड होता है, नेचुरल इकोसिस्टम होता है, क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। अब तुमको एक बात बोलो, फॉरेस्ट में तुम्हारा क्या इंटरेक्शन है, कोई इंटरेक्शन है क्या? नहीं इंटरेक्शन है, तो तुम क्यों नहीं बोलोगे नेचुरल इकोसिस्टम? इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना है तुमको, सबसे पहले पॉइंट लिखना है बिकॉज अ फॉरेस्ट ऑपरेट्स अंडर, किसके अंडर भाई, तुम्हारे अंडर नहीं, नेचुरल कंडीशंस के अंदर ऑपरेट होता है, एंड शोज इंटरेक्शंस बिटवीन इट्स ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब सर लिविंग, बायोटिक मतलब अभी तुरंत आप बताया था, ए बायोटिक का मतलब, ए मतलब नॉन लिविंग, मतलब सर टेम्परेचर, उसके बाद ह्यूमिडिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी है। बायोटिक का मतलब जो वहाँ का लिविंग फैक्टर है, ठीक है, मतलब लिविंग फैक्टर दैट मीन्स कि जो भी एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स है, ऑर्गेनिम्स है, ये सब के कंडीशन से ये क्या होता है, अफेक्ट होता है। ये तुम्हारे कंडीशन के से अफेक्ट नहीं होता, तुम इसको अफेक्ट क्या, तुम थोड़ा जाके डिफोरेस्टेशन कर सकते हो, है ना। तो डिफोरेस्टेशन करोगे तो तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएगा, पर हम आई एम सेइंग दैट कि जो तुम्हारा फॉरेस्ट है वो तुम्हारे ये नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आएगा, तुम इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हो, डिस्टर्बेंस का बात नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये 2017 में आया हुआ था। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, गिव वन मेथड जहां पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स थ्रू फूड सम एक्सटेंट। ध्यान से सुनना सर, क्या एक मेथड आप बता सकते हो जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इंटेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड थ्रू फूड, मतलब जो खाना हम लोग खा रहे हैं ना उसमें पेस्टिसाइड्स का अटैक है या फिर पेस्टिसाइड्स का हमारा क्या है कॉन्टैक्ट है, उसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। सर क्या करो, पेस्टिसाइड्स का यूज करो आप इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। सेकेंड पॉइंट, आप उसको धो, वेजिटेबल जो तुम लाते हो उसको धो, फ्रूट्स को धो बिफोर कंज्यूमिंग, खाने से पहले उसको धो ना भाई, सिंपल सा बात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, फर्टिलाइजर का यूज मत करो, केमिकल्स का यूज मत करो, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 2019-20 में आया हुआ है, देखो ये कब आया, 2019-20 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, ध्यान से सुनियो, कि स्टेट टू मेथड ऑफ इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, कलेक्शन इन योर स्कूल। मेरा मेन पॉइंट है कि तुम्हारा समय बचाना, मैं जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा अपने एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रख के, ठीक है। टाइम तुम्हारा बहुत कीमती है, अभी तुम समझ लो, ध्यान से समझना। अभी हम तुमको 10 घंटा पढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या? नहीं। तुम्हारे पास ईयर कांस्टेंट है, 365 दिन है, 24 घंटा है, उतना ही सेकेंड है, उतना ही घंटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम 20 घंटा भी पढ़ा दे। फर्क जब पड़ेगा जब तुमको हम 20 घंटा का पढ़ाई 1 घंटा में करा दे, ठीक है। तो मोटिव क्या है कि 20 घंटा का पढ़ाई 1 घंटा में अगर करा दे तो वो तुम्हारे लिए काम का चीज़ होगा, वो तुम्हारे लिए फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम तुमको 20 घंटा पढ़ा दे
और बहुत पढ़ा दे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा बता दे जिससे तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छे से चले जाए, और अगर तुम कम भी पढ़े हो तो हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सब्जेक्ट है ना, 7 सब्जेक्ट है। तुमको दिन भर क्या है, बायोलॉजी या साइंस से तो नहीं पढ़ना है, SST नहीं पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है, राइटिंग सेक्शन को मजबूत करना है। तो ये तुमको समझना होगा कि तुमको 10-12 घंटा पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तुमको खुद से सेल्फ स्टडी करना होगा, तुम्हारा दिमाग में कितना अट रहा है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वहाँ पे जाएगा, तुम्हारा कॉपी नहीं जाएगा ना, सिर्फ तुम जाओगे, तुम्हारा दिमाग जाएगा, तुम्हारा पेन जाएगा, ठीक है। और तुमको लिखना तो तुम्ही को पड़ेगा, कोई तुम्हारे साथ टीचर नहीं जाएंगे वहाँ पे। ये बात समझ लो, इसीलिए हम बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है क्वेश्चन हम जब पढ़ते हैं तो ट्राई करो तुम भी सॉल्व करो। स्टेट 2 मेथड ऑफ इफेक्टिव वेस्ट कलेक्शन इन योर स्कूल। 2 मेथड बताओ, इफेक्टिव मेथड होना चाहिए जो तुम वेस्ट कलेक्शन कर सकते हो स्कूल्स में। तो सबसे पहले यूजेज ऑफ सेपरेट फॉर प्लास्टिक एंड पेपर। ऐसा करो ना सर कि प्लास्टिक्स का जो वेस्टेज है और पेपर का जो वेस्टेज है उसको अलग अलग करो। इससे क्या होगा ना कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को सेपरेट कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, सिंगल यूजेस। दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा सबसे पहले 2 मेथड। सबसे पहला क्या करो, सेपरेट करो प्लास्टिक और पेपर के वेस्टेज को, ठीक है, जिससे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। 2 यूजेज हमको बताओ जहां पे हम सिंगल यूज प्लास्टिक इन डेली लाइफ करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक कैन बी यूज इन ए डेली लाइफ फॉर, सबसे पहला पैकेजिंग करते हैं सर आर्टिकल्स का, जैसे कि लाइक वाटर, मिल्क, फूड, बिस्किट्स, ठीक है। तो तुम देखते होगे कि जितने भी पैकेजिंग होते हैं ना, बॉटल्स का तुम देखते हो, बॉटल्स भी तुम्हारा प्लास्टिक का होता है, उसके बाद वाटर बॉटल्स भी प्लास्टिक का होता है, मिल्क जिसमें आता है वो भी प्लास्टिक का होता है, खाना जो पैक होता है लगभग वो भी प्लास्टिक में होता है। एल्युमिनियम फॉइल तो तुमको पता है बहुत कंजूस है आजकल के जो लोकल स्टोर, वहाँ पे तो नहीं देंगे तुमको एल्युमिनियम फॉइल। अब उसके बाद ध्यान से देखना बिस्किट्स। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ डिस्पोजल यूटिलिटी आइटम्स लाइक प्लेट्स, बॉल, टम्बर्स, ठीक है, ये सब याद रखो जो तुम्हारा यूटिलिटी आइटम्स के में भी हम लोग क्या है प्लास्टिक को यूज करते हैं सर। तीसरा क्वेश्चन, इफ वी डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ प्लास्टिक हाउ कैन एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट बी प्रोवाइडेड। अगर तुम क्या करते हो प्लास्टिक का यूज करना बंद कर देते हो तो तुम कैसे उसको सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? अरे कपड़ा यूज करेंगे। देखो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड डिस्पोजेबल आइटम्स फॉर्म ऑफ क्लॉथ और जूट, जो तुम्हारा क्या डिकम्पोज इजिली हो जाए तुम उसको यूज करो ना भाई, कपड़ा को यूज करो, जूट को यूज करो, है कि नहीं? देखते हैं डी क्या है। डी क्वेश्चन क्या है सर, डू यू थिंक माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली लैंडफिल साइट्स दे वर्क इन द लेबोरेटरी? डू यू थिंक माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली इन लैंडफिल साइट्स एज दे वर्क इन अ लेबोरेटरी? लेबोरेटरी में जैसे माइक्रोब्स काम करता है तो लैंडफिल्स में क्या करते हैं सर, हर एक ऐसा वेस्ट को डालते हैं, उसके बाद मिट्टी का एक लेयर लगा देते हैं ताकि ये वेस्ट क्या करे, कहीं ना कहीं हमारा एक वेस्ट सेपरेट हो जाए, है ना। ऐसा वेस्ट या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी तो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं गड्ढा करके डाल देते हैं ताकि वहाँ पे हमारा क्या है एक फर्टिलाइजर टाइप से बन जाए, सोइल का फर्टिलिटी वापस आ जाए। बेसिकली लैंडफिल्स हम लोग बड़े बड़े जो कचड़े होते हैं, कचड़े मतलब कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसके लिए भी लैंडफिल्स हम लोग करते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल से तो हम लोग क्या मैन्योर बनाते हैं ना, उसका बायोगैस का भी प्रोडक्शन करते हैं, ये सब तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो माइक्रोब्स जो होगा सर वो एक जैसा काम करेगा लैंडफिल्स में भी और लेबोरेटरी में भी। इट कैन बी प्रूव बाय ऑब्जर्विंग द माइक्रोब्स इन द लेबोरेटरी बाय मेंटेनिंग कंडीशन सिमिलर टू द लैंडफिल्स, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम ऑब्जर्व कर लेंगे, तुमको लेबोरेटरी का जो कंडीशन है वो लैंडफिल्स में प्रोवाइड कर दो ना, माइक्रोब सिमिलर काम करेगा। फिर से पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनना क्या लिखना है। माइक्रोब्स वर्क इन बोथ लैंडफिल्स एंड लेबोरेटरी, इट कैन बी proved by observing the action of microbes in the laboratory by maintaining conditions similar to the landfills। landfills ये क्वेश्चन है तो वेरियस स्टेप जहाँ पे फूड चेन्स क्या रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखो फूड चेन्स क्या, फूड वेब नहीं, इकोसिस्टम सर, इकोसिस्टम फूड वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन्स। जब फूड चेन्स का वेरियस स्टेप है हमारे पास ए से बी, बी से सी, तो ये कहीं ना कहीं क्या इंटरेक्शन दिखा रहा है और ये हमारा क्या ट्रॉपिक लेवल का नहीं, बायो मैग्निफिकेशन नहीं सर, ये इकोसिस्टम को दिखा रहा है, फूड वेब तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। वेरियस स्टेप्स बोला है ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन अ इकोसिस्टम मेन इज। तो ध्यान से सुनना, विथ रिगार्ड टू फूड चेन ऑपरेटिंग टू इन ए इकोसिस्टम मैन इज। मैन सर कहाँ पे आएगा, मैन तो पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर तो नहीं होगा, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर तो होगा ही नहीं, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर तो होगा नहीं। अरे भाई मेन सिर्फ कंज्यूमर है और इसको कुछ आता है ही नहीं, कंज्यूमर है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना कि सर इकोसिस्टम में ना 10% एनर्जी है अवेलेबल है, 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक, एक ट्रॉपिक लेवल से क्या है दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाता है सर। लेवल टू नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, हीट एनर्जी में? नहीं नहीं नहीं। केमिकल एनर्जी? यस सर। मैकेनिकल एनर्जी जाता ही नहीं, लाइट एनर्जी में
नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे लाइट एनर्जी तो तुम्हारा सनलाइट प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, बेसिकली वो तो केमिकल में ही चेंज हो रहा है ना। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर, फूड वेब इज कंस्टिट्यूट बाय रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। ये काटो, ये एक्स्ट्रा लिखा गया रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये भी गलत है। ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट्स के साथ तो नहीं बोल सकते फूड वेब को। उसके बाद रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, गलत। वेरियस इंटरलिंक्ड ऑफ फूड चेन, यस सर। जब बहुत सारा फूड चेन है ना, एक तुम देखता होगा फूड कुछ इस तरह करके तुम्हारा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, तो बहुत सारे फूड चेन मिलते हैं तो क्या है, फूड वेब बनाते हैं, तो ये आपका सही हो गया। रिलेशनशिप इन्वायरमेंट एनिमल्स बिटवीन द इन्वायरमेंट, गलत। ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो कि ए बी को खाता है सर, बी सी को खाता है सर, और सी ए को खा लेता है, और सी बी को भी खा लेता है। अरे भाई, ये तो इसी को तो बोलते हैं ना फूड वेब, इंटरचेन है लिंक में, ठीक है, और फूड चेन्स का। क्वेश्चन हमारे पास क्या, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओजोन मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, सही बात है सर, 3 मॉलिक्यूल से हमारे पास बना हुआ है O3। उसके बाद ओजोन इज डेडली पॉइजनस, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ओजोन सील्ड सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, सर सही बात है। ओजोन गेट्स डिस्कम्पोज बाय द यूवी रेडिएशन, ओजोन गेट डिकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन। तुम्हारे पास क्वेश्चन है जो तुम्हारा दिल्ली 2019 दैट मींस के सीबीएसई के एग्जाम में ये आया हुआ है, और ये क्वेश्चन क्या, नेचुरल वाटर बॉडी इज नॉट रेगुलरली क्लीन वेयर इज एक्वेरियम नीड रेगुलर क्लीनिंग, व्हाई, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए। अब एमसीक्यू हम लोग सारा कर लिए, थोड़ा सा फास्ट है, मैं तेरे तरफ नहीं देख रहा था उतना देर से, तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक्वेरियम को क्लीन करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले सर, नेचुरल वाटर बॉडी इज नॉट रेगुलरली क्लीन वेयर एज एक्वेरियम को हम लोग जरूरी है क्लीन करते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। सबसे पहले याद रखना कि एक्वेरियम जो होता है एक आर्टिफिशियल और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है, ठीक है सर, ये पॉइंट समझ में आ गया कि सर आर्टिफिशियल है और कैसा है, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है, विथ नो डिकम्पोजर। यहाँ पे सर कोई डिकम्पोजर नहीं होता। व्हेन कंपेयर टू पॉन्ड, लेक विच आर नेचुरल एंड सेल्फ सस्टेनिंग, जब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, पॉन्ड और लेक से, जो एक नेचुरल है और सेल्फ सस्टेनिंग है। पॉन्ड और लेक क्या है, तुम उसमें क्या पानी बदलते जाके, क्या नहीं, वो सर नेचुरल है और सेल्फ सस्टेनिंग है, पानी भी खुद से आ रहा है, पानी इवापोरेट हो रहा है, फिर से पानी क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, एक साइक्लिंग है, वहाँ पे तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अगर हम बात करते हैं कि कंप्लीट इकोसिस्टम हैव अबंडेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, पर सर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये क्या है ना, कि हमारे पास एक्वेरियम है ना, तो हम पानी तो भर देते हैं पर इसमें डिकम्पोजर बना देंगे क्या, नहीं। इसका जो बेस्ट मटेरियल होगा, जो फिश लोग प्रोड्यूस करेगा, उसका बेस्ट मटेरियल को कौन डिकम्पोज करेगा, इसीलिए तो वाटर को एक्सचेंज करना जरूरी होता है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो बात है कि एक्वेरियम को हम लोग क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है सर, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास अगर हम तुमसे बात करें, तुम अभी बैठ के पढ़ रहे हो तो तुम भी इकोसिस्टम के पार्ट हो, तुम्हारा बेंच भी पार्ट है, तुम्हारा बॉटल अगर बगल में रखा हुआ है तो वो भी इकोसिस्टम का बात है, तुम्हारा पेन भी कहीं ना कहीं एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है, तुम जिस पे बैठे हो वो भी एबायोटिक, तुम्हारे बगल में अगर कुछ पैट है तो वो भी है, पैट मतलब कि जो जानवर तुम रखे हो वो भी तुम्हारा इकोसिस्टम का पार्ट है। तो हर एक बायोटिक और एबायोटिक जब इंटरेक्ट करता है एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसको हम इकोसिस्टम का डेफिनेशन बोलते हैं, जो तुमको लिखना है। सम ऑफ द इंटरेक्टिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑटोट्रोपस आर फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन, गिव रीजन। ऑटोट्रोपस को हम पहला लेवल में क्यों रखे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि सर प्लांट जो होता है वो हमको पता है कि ऑटोट्रोपस में एक फोटोसिंथेसिस होता है, कीमोसिंथेसिस होता है। सर दोनों तो फूड बना रहा है एनर्जी के प्रेजेंस में, दोनों को रखते हैं ना फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग तो कंज्यूमर्स है, हम लोग क्या करते हैं, या तो प्लांट से या एनिमल से लेते हैं, तो यही तुमको लिखना है, ये तुम देखो तुम्हारा लिखा हुआ है। बिकॉज ऑटोट्रोपस प्लांट्स हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड, ठीक है सर, इसलिए उसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, बट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, ठीक है। द फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये किसको प्रोवाइड करेगा, एनिमल्स को, ये एनर्जी किसको प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर्स को। हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ईट कर लेते हैं ना, या फिर डायरेक्टली जो हमारा एनिमल्स होता है अगर वो उसको खा रहा है प्लांट को, तो हम एनिमल्स को भी खा लेते हैं ना, फ्लैश ईटर्स। जैसे कि हमारे पास क्या है, जो भी गॉट है ना, जो भी होता है उसको भी तो कभी कभार अपना खाना हो जाता है, बना लेते हैं जो। तो मेरा सीधा कहना है कि या तो हम प्लांट डायरेक्टली खा रहे हैं, प्लांट का प्रोडक्ट खा रहा है, या तो फिर कभी कभार प्लांट जो खा रहा है, जिसको खा रहा है प्लांट को जो खा रहा है उसको खा जा रहा है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि इन फूड चेन्स ऑफ फ्रॉग्स, ग्रास, इंसेक्ट्स, ठीक है,
हमारे पास क्या है कि फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट और स्नेक है, इसको असाइन किए हैं ट्रॉपिक लेवल टू फ्रॉग, ट्रॉपिक लेवल टू फ्रॉग, ट्रॉपिक लेवल टू फ्रॉग, ठीक है। तो अब हमको बताओ विच कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर डू दे बिलोंग टू, तो इसमें कौन सा डिग्री कौन सा कंज्यूमर मतलब कौन से लेवल पे आएंगे, कौन कंज्यूमर, सर फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में पूछा है ना। इन फूड चेन फ्रॉग्स, फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट्स एंड स्नेक असाइन ट्रॉपिक लेवल टू फ्रॉग। अब फ्रॉग के बारे में बताओ, तो सबसे पहले ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास T1 को हम T2 और T3 और T4 ये हम ट्रॉपिक लेवल में बांट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ग्रास आएगा सर, ग्रास के बाद क्या आएगा, इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट के बाद हम किसको रख देते हैं, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग को रख देते हैं, ठीक है। फ्रॉग के बाद स्नैक को रख देते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि स्नैक हमारा फ्रॉग को कौन खाता है, फ्रॉग को हमारा स्नैक खा लेता है, ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो अगर इसको हम क्या रखें, प्रोड्यूसर्स में रखें, ठीक है, इसको हम प्रोड्यूसर्स में रखें, ठीक है। तो हमारे पास देख सकते हैं, तो ये लगभग क्या आएगा, कंज्यूमर्स में, इंसेक्ट भी तो खा रहा है ना इसको, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा किस में आएगा, कंज्यूमर्स में आएगा। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा ना, प्राइमरी कंज्यूमर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो फ्रॉग को हम किस में रखेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज सेड टू बी फूड चेन सो बिलोंग टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। देखो ये किस में ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है सर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। सर पहला प्राइमरी कंज्यूमर कौन था, इंसेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है और इसको ऐसे करके लिखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कप्स जो होता है सर, वो यूज एज ए ट्रेन में क्या होता है ना, पहले क्या होता था, प्लास्टिक कप दिया जाता था और दिस कुड बी रिटर्न, बाप रे बाप, दिस कुड बी रिटर्न टू वेंडर्स क्लीन एंड रीयूज। अब सोचो कि वेंडर्स को एकदम धो धा के उसको दे दिया जाता था उसको रीयूज करने के लिए, वो तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाला चीज़ था, बहुत अनहाइजेनिक था, जिससे बहुत सारा डिजीज हो सकता था, है ना। अब उसका ध्यान से सुनना, लेटर क्या किया गया कि कुल्हड़ वेयर यूज टू इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक कप्स, नाउ पेपर कप्स आर यूज फॉर सर्विंग टी। अब क्या है, कुल्हड़्स को यूज करने लगा, तो कुल्हड़्स में क्या हुआ, सोयल का प्रॉब्लम होगा, सोयल तुम इतना यूज करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है ना, सोयल का प्रॉब्लम होगा। अब उसके बाद क्या है कि प्लास्टिक कप को पेपर कप से रिप्लेस करने का सोचा गया, इससे क्या हुआ ध्यान से देखना। व्हाट आर द रीजन फॉर शिफ्ट ऑफ द प्लास्टिक टू कुल्हड़ एंड देन फाइनली पेपर कप्स। सर प्लास्टिक से कुल्हड़ के पास गए, कुल्हड़ मतलब जो मिट्टी का बना होता है, उसके बाद क्या है, पेपर कप्स पे गए। बिकॉज द प्लास्टिक कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जो प्लास्टिक कप्स होता है वो कैसा होता है, ऐसा वेस्ट होता है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, अगर उसको ज्यादा फेंका जाए तो वो बहुत हार्म करेगा। एंड नॉट इको फ्रेंडली, सो द प्लास्टिक कप्स आर रिप्लेस बाय द कुल्हड़, पहले कुल्हड़ से किया गया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हुआ सोयल का, इसीलिए क्या किए कि बाय बिकॉज मेकिंग ऑफ कुल्हड़ कॉजेज ह्यूज लॉसेस ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर। अब कुल्हड़ तुम बना रहे हो तो उससे फर्टाइल लेयर जो है तुम्हारा सोयल का, उसमें प्रॉब्लम होगा, सोयल तुम यूज कर रहे हो, विच रिड्यूसेस द सोयल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सो कुल्हड़ वेयर रिप्लेस बाय द पेपर कप्स, ठीक है सर। पेपर कप्स क्या है, डिस्पोजेबल है, रियूजेबल है और उसके बाद इको फ्रेंडली भी है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सेशन को खत्म करेंगे, फिर कल मिलेंगे। कल इतना ही जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। आज तो थोड़ा मोटिवेशन सेशन था इसलिए थोड़ा सा सेशन एक्सटेंड हो गया, ट्राई करेंगे 20 से 25 मिनट से सेशन से ज़्यादा को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है सर, व्हाट इज मीन बाय गार्बेज, लिस्ट 2 क्लासेस इन विच गार्बेज को हम क्लासिफाई किए, ठीक है। सबसे पहले गार्बेज क्या होता है सर, जहाँ पे हम लोग क्या है वो खाना को फेंकते हैं जो खाना मेरे काम का नहीं है, कि खाने वाला खाना को फेंकते नहीं, वेजिटेबल्स को फेंकते हैं सर, उसका छिलका फेंकते हैं, फ्रूट आर्टिकल्स को फेंकते हैं, फ्रूट को फेंकते हैं, आर्टिकल्स को फेंकते हैं और बहुत सारे डोमेस्टिक वेस्टेज को फेंकते हैं। इसको दो में क्लासिफाई किए हैं गार्बेज वेस्टेज में। सबसे पहला सर ऐसा जो हमारा डिकम्पोज हो बायोडिग्रेडेबल, ऐसा सर जो नहीं डिकम्पोज हो जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you actually mean when we say that enzymes are specific in their actions? सर एंजाइम्स जो होते हैं specific in their actions, इसका क्या मतलब है। तुम्हारे बॉडी में जो ट्रिप्सिन होगा उसका एक काम होगा, पेप्सिन होगा उसका अलग काम होगा, मीडियम अलग होगा, काम अलग होगा, एमाइलेज जो होगा अलग काम होगा। मतलब एंजाइम्स का जो काम होता है वो अलग अलग होता है और फिक्स होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स आर प्योरली और पर्टिकुलरली प्रोटीनियस एंड बायोमोलिक्यूल्स विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शंस को घटाता है या बढ़ाता है, एक्ट ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और इन स्पेसिफिक कंडीशन और पीएच टेम्परेचर etc। मतलब सर ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, बोलता है मेरे को स्पेसिफिक पीएच चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, ऐसे नहीं हम कभी भी काम कर देंगे, नहीं, वी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर कंडीशन देन वी कैन गोइंग टू डू वर्क। तो ये था आज का सेशन, तो हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो
तो कल हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग हेरिडिटी के क्वेश्चन कर रहे होंगे, और थोड़ा मोड़ा अगर इसका बचा होगा 2-3 क्वेश्चन। ये PYQ 10 साल का था लगभग, हम लोग सारे क्वेश्चन को किए हैं, और कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो हेरिडिटी के साथ करेंगे, तो थोड़ा सेशन बड़ा हो गया होगा। तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ाई करते रहो, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। क्लास 10 बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा लग जाना कि तबियत खराब नहीं करना है, तो पूरा आपका बर्बाद हो जाएगा। ये सेशन क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि आप इतना पढ़ क्यों रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ है, ठीक है। थैंक यू।